Hello. Welcome to Vlog 27 of Read with Me. बुक का नाम है ईगो इज द एनिमी. चलो पढ़ते हैं. The need for a student mindset doesn't stop with fighting or music. तो इसके पहले वाले दो व्लॉग्स में देखो एग्जांपल में हम लोग को एक पहला एग्जांपल मिला था फाइटिंग का, जो एमएमए के फाइटर थे, एमएमए के कोच थे फ्रैंक शैमरॉक. और एक दूसरा म्यूजिक का एग्जांपल था कि म्यूजिक के एग्जांपल में वो गिटारिस्ट था, गिटारिस्ट ने एक कोच से कोचिंग लिया और फिर स्टूडेंट माइंडसेट में गया. लेकिन ये स्टूडेंट माइंडसेट सिर्फ गिटार बजाने पे या फिर फाइटिंग में एमएमए फाइटिंग तक सीमित नहीं है. A scientist must know the core principles of science and the discoveries occurring on the cutting edge. A philosopher must know deeply and also know how little they know, as Socrates did. तो एक साइंटिस्ट को भी एक साइंस के छोटे छोटे प्रिंसिपल्स से लेके बड़े से बड़े प्रिंसिपल समझने के बाद फिर से वापस बेसिक्स को आगे समझना चाहिए. प्लस एक फिलोसोफर को डीपली पता होना चाहिए कि कितना कम उसको पता है, क्योंकि फिलोसफी का मतलब ही क्या है, द क्वेस्ट फॉर ट्रुथ. तो बार बार हम लोग ट्रुथ के पीछे जब भी उस सर्च में निकलते हैं तो इसमें हमको समझ कर रखना चाहिए कि हमको बहुत कम पता है. तो फिलोसोफर्स को भी वो स्टूडेंट माइंडसेट रखना चाहिए. A writer must be versed in the canon and read and be challenged by her contemporaries too. जो भी राइटर भी होता है, राइटर को भी हर एक चीज के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए. उसके कंटेम्पररीज का क्या क्या चैलेंज है, वो चैलेंज के हिसाब से भी उसको ध्यान में रखना चाहिए कि मेरे आसपास मेरे टाइम पे जितने भी बाकी राइटर्स है वो लोग क्या चैलेंज पेश कर रहे हैं वो पता होना चाहिए. एक राइटर को खुद बहुत सारा रीडिंग करना पड़ता है तभी जाके वो राइटर बन सकता है. तो इसमें ये केस में भी, राइटर के केस में भी स्टूडेंट बनना तो कंपलसरी है, स्टूडेंट माइंडसेट होना जरूरी है. A historian must know ancient and modern history as well as their speciality. एक हिस्टोरियन के लिए भी स्टूडेंट माइंडसेट जरूरी है क्योंकि उनको हिस्ट्री के बारे में और बोलते हैं ना कि एंशियंट और से लेके मॉडर्न हिस्ट्री तक सब कुछ पता होना चाहिए और हर एक चीज के स्पेशलिटी के बारे में पता होना चाहिए. प्रोफेशनल एथलीट्स हैव टीम्स ऑफ कोचेस and even powerful politicians have advisors and mentors. तो एथलीट्स जो होते हैं, कितने अच्छे एथलीट होते हैं, दुनिया के वर्ल्ड लेवल के एथलीट्स होते हैं, लेकिन फिर भी उनके पास कोच होता है क्योंकि वो लोगों को स्टूडेंट माइंडसेट कभी छोड़ना नहीं होता है. बड़े से बड़े पॉलिटिशियंस भी होते हैं, वो भी स्टूडेंट माइंडसेट को फॉलो करते हैं क्योंकि वो लोग अपने साथ में एडवाइजर्स, एक्सपर्ट्स की टीम ये सब रखते हैं ताकि वो लोग उनको पॉलिसी पे एडवाइस दे सके. Why? To become great and to stay great, they must all know what came before, what is going on now and what comes next. तो ऐसा हमेशा सब लोग क्यों करते हैं, जो भी महान लोग रहते हैं वो लोग स्टूडेंट माइंडसेट पे क्यों चलते हैं? ऐसा इसके लिए ताकि वो लोग तीनों चीज से अवेयर रहे. पहला, अभी तक क्या हो चुका है. दूसरा, अभी आजकल क्या चल रहा है. और तीसरा, आगे क्या होगा. वो सब चीजों के लिए अवेयरनेस और अभी के टाइम पे बोलते हैं ना जागरूकता, तो अवेयरनेस हो गया, अलर्टनेस, वो सब लाने के लिए कौन हेल्प करता है? हमारे टीचर्स या कोचेस या मेंटर्स या गाइड हमको करते हैं. They must internalize the fundamentals of their domain and what surrounds them without ossifying or becoming stuck in time. They must be always learning. We must all become our own teachers, tutors and critics. तो सब लोग को, चाहे वो हिस्टोरियन हो, चाहे पॉलिटिशियन हो, चाहे राइटर हो, चाहे ऑथर हो, चाहे फिलोसोफर हो, चाहे साइंटिस्ट हो, सब लोग को नई नई चीजें सीखते रहना पड़ता है. और प्लस वो लोग को हमेशा ये चीज में ध्यान में रखना पड़ता है कि एक टाइम में स्ट्रक होने से अच्छा, कि मतलब एक चीज मैंने अचीव कर लिया एज अ राइटर, एज अ साइंटिस्ट, तो वो अचीवमेंट को लेकर हमेशा कभी स्टक उस जगह पे रुकने का नहीं, आगे और एक्स्ट्रा नया नया काम करते रहना चाहिए, नई नई चीजें सीखते रहना चाहिए. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. दे मस्ट ऑलवेज बी लर्निंग. कोई भी फील्ड के एक्सपर्ट हो, उनको हमेशा सीखते रहना पड़ता है. वी मस्ट ऑल बिकम आवर ओन टीचर्स, ट्यूटर्स एंड क्रिटिक्स. हम सबको अपना खुद का टीचर, ट्यूटर और क्रिटिक खुद बनना चाहिए कि कुछ नया नया चीज सीखते रहे. प्लस हमारे ट्यूटर्स नए नए चीजें प्रैक्टिस करते रहे, उसमें मास्टर्स बनते रहे. और तीसरा क्रिटिक्स, मतलब क्या कि हम लोग खुद को जब भी प्रॉब्लम में आए या फिर कुछ ज्यादा ही अचीव कर ले तो क्रिटिक्स मतलब क्या, खुद की गलती निकालना भी हमको आना चाहिए. तीनों चीजें हमको पता होना चाहिए. Think about what Hammett could have done, what we might have done in his position were we to suddenly find ourselves a rock star or soon to be a rock star in our chosen field. तो सोचो हैमेट ने क्या किया. वो जो गिटारिस्ट था हैमेट, वो हैमेट ने, उसको बहुत बड़ा फेम मिल गया था, प्लस फेम के साथ साथ में अभी वो और बड़ा रॉक स्टार बनने वाला था क्योंकि वो बड़े बड़े वो बैंड के साथ में परफॉर्म करने जा रहा था.
अभी वो उसके जगह पे हम लोग होते तो क्या करते? सोचो, द टेम्पटेशन इज टू थिंक आई हैव मेड इट, आई हैव अराइव्ड। अगर टेम्पटेशन के हिसाब से हम लोग चलते या वो भी टेम्पटेशन के हिसाब से चलता तो वो क्या बोलता है? आई हैव अराइव्ड, मतलब क्या, मेरा देखो अभी तो हो गया, अभी कुछ सीखने की जरूरत नहीं है। सबसे बड़ा रॉकस्टार कौन? हैमट। सबसे आने वाले टाइम पे सबसे फेमस रॉक बैंड का मेंबर कौन बनने वाला है? मैं। सबसे अच्छा कौन, मैं सब ये जॉनरा को फेमस कौन करेगा? मैं। तो अगर वो खुद अपने बोलते हैं ना एक कंजर्वेशन में आ जाता कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ, तो फिर वो सीखने के लिए आगे नहीं जाता। They tossed the other guy because he is not good as I am. They chose me because I have what it takes. तो अगर हैमर चाहता तो ये भी बोल सकता था कि बाकी दूसरे वाले को वो लोग ने क्यों निकाला, क्योंकि मेरे अंदर कितना टैलेंट है, तो मुझे तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, ऐसा भी बोल सकता था वो। और had he done that, we would probably have never heard of him or the band. अगर उसने ऐसा किया होता कि वो ईगो में आके अगर उसने बोला था कि मेरे वजह से तो सब हो रहा है, मुझे सिलेक्ट कर लिया, बाकी दूसरे को रिजेक्ट कर दिया, तो मैं ही तो सबसे अच्छा हूँ, अगर वो ऐसा सोचता तो अभी ना ही हम लोग उसकी कहानी पढ़ रहे होते, ना ही उस बैंड के बारे में कोई जानता, ना ही वो जॉनरा जो इतना फेमस हुआ वो फेमस हो पाता। क्योंकि ये सब किसकी वजह से हुआ? क्योंकि उसने टीचर के पास जाके रेफ्यूज लिया कि प्लीज मुझे सिखाइए। अ ट्रू स्टूडेंट, देयर आर आफ्टर ऑल प्लेंटी ऑफ फॉरगेटन मेटल ग्रुप्स फ्रॉम द 1980s। तो अगर आप मेटल ग्रुप्स को ध्यान में रखेंगे तो बहुत 1980 के मेटल ग्रुप्स ज्यादातर कोई जानता नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग इसके बारे में पढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये स्पेशल है, इसने टीचर के पास जाके सीखने का बोलते हैं ना ह्यूमिलिटी इसके अंदर था। अ ट्रू स्टूडेंट इज लाइक अ स्पंज, absorbing what goes around him, filtering it, latching on to what he can hold. A student is self-critical and self-motivated, always trying to improve his understanding so that he can move on to the next topic, the next challenge. तो बुक में लिखा है कि एक ट्रू स्टूडेंट जो होता है वो हमेशा एक स्पंज की तरह होता है। स्पंज मतलब क्या? स्पंज कैसे पानी पूरा अब्सॉर्ब कर लेता है, वैसे ही स्टूडेंट भी बहुत सारी चीजें अब्सॉर्ब करता है। उसके आसपास क्या चल रहा है, एनवायरनमेंट में क्या चल रहा है, टीचर्स उसको क्या बता रहे हैं, वो फिर उसको फिल्टर करता है। वो फिल्टर करने आता है उसको, स्पंज को जैसे स्पंज कैसे फिल्टर करता है, तो ये अच्छे स्टूडेंट को फिल्टर करने आता है कि मेरे आसपास जो कुछ भी हो रहा है वो फिल्टर करके उसके बाद जो कुछ भी मैं होल्ड कर सकता हूँ, जैसे स्पंज क्या होल्ड कर सकता है? पानी होल्ड कर सकता है और थोड़ा सा डस्ट होल्ड कर सकता है, बाकी सब चीजें वो छोड़ देता है। तो सेम चीज एक स्टूडेंट को भी करना चाहिए कि जो भी चीजें हम लोग होल्ड कर सकते हैं वो होल्ड करें, जो भी चीजें हम सीख सकते हैं वो सीख ले, जो भी चीजें हमारे काम की है उसको अपने पास रख ले। और एक स्टूडेंट हमेशा सेल्फ क्रिटिकल होता है, मतलब क्या? अपने काम में भी कमी निकालता है, जो भी चीजें है वो बेटर बनाने की कोशिश करता है। और सेल्फ मोटिवेटेड होता है, मतलब क्या? खुद अपने आप को मोटिवेट करके रखता है। Always trying to improve his understanding so that he can move on to the next topic, the next challenge. एक सच्चा स्टूडेंट हमेशा अपनी अंडरस्टैंडिंग को बेटर बनाते रहता है ताकि वो आने वाले चैलेंज के लिए रेडी हो सके और फिर नेक्स्ट टॉपिक पे जा सके, नई चीजें सीख सके। A real student is also his own teacher and his own critic. एक असली स्टूडेंट खुद का टीचर भी होता है और खुद का क्रिटिक भी होता है, मतलब अपने आप को सिखाता भी है और अपने काम में कमी निकाल के उसको सुधारने का काम भी करता है। तो तीनों चीजें आना चाहिए। There is no room for ego there. अगर एक सच्चा स्टूडेंट कोई होता है तो वहां पे ईगो की कोई जगह नहीं होती, वहां पे सिर्फ और सिर्फ लर्निंग की जगह होती है और सेल्फ क्रिटिसिज्म, सेल्फ मोटिवेशन की जगह होती है। टेक फाइटिंग एज एन एग्जाम्पल अगेन। एक बार फिर से हम लोग फाइटिंग को एग्जाम्पल की तरह लेते हैं। Where self awareness is particularly crucial because opponents are constantly looking to match strength against weakness. तो फाइटिंग में क्या होता है? वहां पे सेल्फ अवेयरनेस जरूरी है, क्योंकि जो फाइटर्स होते हैं आमने हमारे सामने, जो हमको फाइटिंग में जो अपोनेंट है वो हमेशा हमारे स्ट्रेंथ को वीकनेस के खिलाफ क्या करते हैं? मैच करने की कोशिश करते हैं। हमारा वीकनेस उनका स्ट्रेंथ बन जाएगा और उनका वीकनेस हमारा स्ट्रेंथ बन जाएगा। तो ये अपोनेंट्स में ऐसे ही फाइट चलता है। कहाँ पे? फाइटिंग में। If a fighter is not capable of learning and practicing every day, if he is not relentlessly looking for areas of improvement, examining his own shortcomings and finding new techniques to borrow from peers and opponents, he will be broken down and destroyed. अगर एक फाइटर में इतना दम नहीं है कि वो नया चीज रोज नई चीजें रोज सीखते रहे अपने अंदर और रोज प्रैक्टिस करते रहे, एक ही चीज प्रैक्टिस करेगा और अपने बारे में सीखते रहे, मेरे बारे में ये शॉर्टकमिंग है, अगर ये एक मूव में खेलता हूँ सामने वाले के सामने तो वो कैसे टैकल कर सकता है, अगर वो टैकल करेगा तो मैं काउंटर टैकल कैसे कर सकता हूँ, ये चीजें अगर वो नहीं करेगा, अगर वो इम्प्रूवमेंट के लिए बार बार स्कोप नहीं ढूंढते रहेगा, तो धीरे धीरे वो फाइटर के साथ में क्या होगा? ब्रेक डाउन हो जाएगा और डिस्ट्रॉय हो जाएगा। उसको जल्दी से हराना बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा।
इट इज नॉट ऑल दैट डिफरेंट फॉर द रेस्ट ऑफ अस। जिस तरह से फाइटर की तरह ऐसा होता है कि अगर वो प्रैक्टिस नहीं करेगा तो उसको कुछ धीरे धीरे उसका शॉर्टकमिंग निकलेगा और फिर वो दोस्तों के सामने ही हारना शुरू कर देगा, तो ओपोनेंट्स तो दूर की बात है। सेम हमारे साथ में भी होता है। आर वी नॉट फाइटिंग फॉर अगेंस्ट समथिंग? तो क्या हम भी किसी चीज के लिए लड़ नहीं रहे हैं? हम भी तो किसी न किसी के लिए लड़ते ही रहते हैं, हमारे हक के लिए लड़ते हैं। जो भी लाइफ हमको अभी हमारे पास है उससे उस लाइफ को बेटर बनाने के लिए लड़ते रहते हैं, तो चीजें चलते रहती है। तो हम भी एक फाइटर की तरह ही है। डू यू थिंक यू आर द ओनली वन हु होप्स टू अचीव योर गोल? आपको क्या लगता है कि आप अकेले बैठे हो जिसको अपना गोल अचीव करना है? तो सब लोग का सेम ही इच्छा है कि मेरा जो गोल है मुझे अचीव करना है, सबको सेम टू सेम लगता है। यू कैंट पॉसिबली बिलीव यू आर द ओनली वन रीचिंग फॉर दैट ब्रास रिंग। तो आप तो अपने बारे में ऐसा नहीं सोच सकते कि सिर्फ मैं ही हूँ जो वो ब्रास रिंग के बारे में सोच रहा हूँ। ब्रास रिंग मतलब क्या? मतलब वो अचीवमेंट की तरफ या वो मेडल की तरफ या वो ट्रॉफी सिर्फ मुझे ही चाहिए। सब लोग को ट्रॉफी चाहिए होता है, सब लोग को अचीवमेंट करना है, सब लोग को अपना लाइफ बेटर बनाना है, उसमें कोई डाउट की बात नहीं है। इट टेंड्स टू सरप्राइज पीपल हाउ हम्बल एस्पायरिंग ग्रेट्स सीम टू हैव बीन। जब लोगों को ग्रेट लोगों के बारे में पता चलता है कि उनकी लाइफ स्टोरी पता चलती है और वो जो हम लोग टेक्निक ढूंढते रहते हैं कि महान कैसे बने कैसे बने कैसे बने, कुछ तो खास होगा वो लोग में, और आखिरकार में हम लोग को समझ में आता है कि महान लोगों में एक ही चीज था कि वो लोग कुछ ज्यादा महान करते नहीं थे, वो लोग चीजों को हमेशा सिंपल रखते थे और ज्यादा फेम वगैरह के पीछे भागते नहीं थे। तो सब लोग सरप्राइज हो जाते। मैंने भी जब ये 2-3 लोगों के बारे में पढ़ा तो मैं सरप्राइज हुआ कि अगर इतने महान थे लोग तो इन्होंने कुछ तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी किया रहेगा, लेकिन वो लोग क्या करते हैं, चीजों को सिंपल रखते हैं। तो वो सुन के माइंड ब्लो जाता है कि ऐसा कैसा, हम तो कुछ अलग ही ढूंढ रहे थे। What do you mean they weren't aggressive, entitled, aware of their own greatness or their destiny? तो जो हम लोग सुनते हैं हमारे मन में तो ऐसा रहता है ना कि वो जो महान लोग रहेंगे वो तो बहुत एंटाइटल रहेंगे, उनको बहुत गर्व रहेगा, वो बहुत प्राउड फील करते होंगे, वो तो एरोगेंट होंगे। लेकिन उनके बारे में पढ़ने के बाद में पड़ता है कि वो तो एरोगेंट नहीं थे, बहुत हम्बल थे, ज्यादा लोगों से बातचीत ही नहीं करते थे, बहुत ज्यादा पब्लिक में भी नहीं आते थे, उनको पब्लिसिटी भी पसंद नहीं था। The reality is that though they were confident, the act of being an eternal student kept these men and women humble. तो रियलिटी पता चलता है बाद में हम लोगों की, जो महान लोग होते हैं वो लोग के अंदर क्वालिटी क्या रहता है कि वो लोग कितने भी महान रहते हैं लेकिन उनके अंदर वो क्वालिटी रहता है कि वो स्टूडेंट बने रहते हैं और अपने आप को हम्बल रखते हैं। इससे ही वो लोग महान बन जाते हैं। तो सीक्रेट वो है कि महान बनने का। तो हम लोग बार बार ढूंढते रहते कि ऐसा कुछ सीक्रेट मिल जाए कि फटाफट हम लोग अपने काम में ग्रेड बन जाए, हम लोग अपने स्किल के मास्टर्स बन जाए। लेकिन वो मास्टर बनने के लिए क्या चाहिए? सिर्फ और सिर्फ एक स्टूडेंट माइंडसेट चाहिए। चलो ये चैप्टर का आखिरी स्टोरी शायद पढ़ेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।